मेजर मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर ये भी है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी के बारे में 2-3 लाइन पहले देख लीजिए, ओबेसिटी की डिफिनीशन क्या होती है। ओबेसिटी की डिफिनीशन कैसे आप ओबेसिटी को डिफाइन करेंगे? ओबेसिटी की एक लाइन की डिफिनीशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज, ये इसकी डिफिनीशन। अगर कोई का ओबेसिटी को डिफाइन करिए तो ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज। अब ये दो तरीके की ओबेसिटी होती है, दो तरीके की ओबेसिटी होती है। एक तो पहली ये है कि जो फैट सेल है उनका साइज बढ़ जाए, यानी इनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल्स साइज। अब साइज बढ़ रही है फैट सेल्स की, तो इसको कहते हैं हम हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी। हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी। दूसरी जो कंडीशन है ओबेसिटी की, इसमें जो है ना कि जो फैट सेल है उनके नंबर बढ़ जाए, यानी इनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल्स नंबर, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी। को हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लास्टिक ओबेसिटी। अब ये तो बाय डिफिनेशन कन्वेंशनल टर्म है कि हाइपर प्लास्टिक क्या, हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी क्या। दो टर्म बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक जो होता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी आपने पढ़ा होगा, और पियर शेप्ड। तो इसी से मिलते जुलते दो टर्म और आते हैं, एंड्राइड ओबेसिटी एंड गायनाइड ओबेसिटी। ये देखिएगा, एंड गायनाइड ओबेसिटी। देखिए गायनाइड टर्म लग गया तो दैट मीन्स कि ये ओबेसिटी जो होगी कहाँ पाई जाएगी? फीमेल्स में। फीमेल्स में। एंड्राइड ओबेसिटी जो है ये किस में पाई जाती है? मेल्स में पाई जाती है। और जो मेल्स में एंड्राइड ओबेसिटी है इसी को कहा जाता है एप्पल शेप्ड पैटर्न या एप्पल शेप्ड ओबेसिटी। और फीमेल्स में पियर शेप्ड। जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है ना, ये सेंट्रल ओबेसिटी भी इसी को आप कह लीजिए। जो एंड्राइड ओबेसिटी है इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एब्डामिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? वो सेंट्रल होता है, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और फीमेल्स में जो गाइनाइड ओबेसिटी है, पियर शेप्ड है, इसमें पेरिफेरल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो गाइनाइड ओबेसिटी है, पियर शेप्ड ओबेसिटी है, ये बेनिफिशियल है फीमेल्स के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो यही जो फैट टिश्यूज होते हैं ये उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते हैं। तो जो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो गाइनाइड ओबेसिटी है, पियर शेप्ड ओबेसिटी है, ये बेनिफिशियल है। लेकिन जो इंक्रीज रिस्क फैक्टर जिससे बढ़ता है वो एप्पल शेप्ड से बढ़ता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, क्यों? ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादातर जो होता है अम्बलाइकस के अराउंड जो होता है फैट का अकुमुलेशन सबसे ज्यादा। और एक चीज ये भी कही जाती है कि अगर अम्बलाइकस के अराउंड फैट आ गया, यानी अगर आप अपनी भाषा में कहिए तो पेट पे अगर चर्बी जम गई, तो वो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में वो जाती है, पूरी बॉडी की चर्बी खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है वो जो अराउंड द अम्बलाइकस जो फैट अकुमुलेट हुआ है वो सबसे लास्ट में जाता है। तो सबसे बैड है ये। होती कैसे है? अगर मान लीजिए आप बनाइए इसको, ठीक है, हमने ये बना दिया, तो जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है ना, ये कुछ इस तरीके की होती है। चलिए ये एप्पल शेप्ड ओबेसिटी है। तो जो ज्यादातर जो ये अकुमुलेशन होता है ये यहीं पे होता है, अराउंड द अम्बलाइकस फैट का अकुमुलेशन सबसे ज्यादा होता है। अब अगर इसी को आप पियर शेप्ड में लेके आएंगे, तो पियर शेप्ड में कैसी आएगी? कुछ इस तरीके की आएगी। तो यहाँ पे जो फैट का एकुमुलेशन है वो ज्यादातर कहाँ पे हो रहा है? पेरिफेरीज, थोड़ा सा बटक्स पे होता है, बटक्स पे ज्यादा होता है। फीमेल्स की कंडीशन में ये ज्यादा, ये वाली ओबेसिटी जो है ये प्रीडोमिनेंट है, पियर शेप जो है फीमेल्स में होती है, और ये बेनिफिशियल भी उनके लिए है। जो एप्पल शेप्ड है वो एक अलग से रिस्क फैक्टर बन जाती है, मेल्स में ज्यादा कॉमन है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए वो एक रिस्क फैक्टर है, वो बैड ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट उसमें होता है। अब जो असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी के लिए जो क्राइटेरिया है सबसे कॉमनली यूज्ड पूरे वर्ल्ड वाइड, जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है हर जगह जो यूज होता है, वो यही बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? वेटलेस इंडेक्स। हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूटलेट इंडेक्स कहते हैं, क्यूटलेट इंडेक्स। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये माना जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग लोगों को कैटेगराइज किया गया है, कौन ओबीज है, कौन नॉर्मल है, कौन प्री ओबीज है। इसी तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स से। अब देखिए, ये तो एक क्लासिफिकेशन है ग्लोबल पॉपुलेशन की और इंडियन पॉपुलेशन की, थोड़ा सा अलग है ना, बीएमआई के अकॉर्डिंग, यही बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अंडरवेट कब कहेंगे? जब बीएमआई लेस देन 18.5 होगा। दोनों पॉपुलेशन में ये जो क्राइटेरिया ये कॉमन है। एक चीज और, बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे, इसका फार्मूला क्या है? ठीक, सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, उसको डिवाइड कर दीजिए वेट के स्क्वायर से। वेट किस में होना चाहिए? किलोग्राम। सॉरी, मैंने अपोजिट कर दिया इसका। यहाँ ऊपर जो है वो वेट होगा केजी में, अपान जो है हाइट होगी, और हाइट किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होनी चाहिए। हाइट का स्क्वायर करना है हमें, वेट अपान हाइट का स्क्वायर। वेट जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए, हाइट जो है वो सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में होनी चाहिए यार। हाइट जो है उसको आप मीटर में लेके उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका क्यूटलेट इंडेक्स का ये फार्मूला है। तो अब अगर आपने बीएमआई निकाल लिया, तो वहां से अंडर वेट की जो डिफिनेशन दी गई कि बीएमआई लेस देन 18.5, 18.5 से कम का अगर बीएमआई है तो वो इंडियन और ग्लोबल पॉपुलेशन दोनों के लिए सेम है, दोनों अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट में थोड़ा सा वेरिएशन है। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो नॉर्मल वेट जो मानते हैं 18.5 टू 24.99। ये जो बीएमआई है ये नॉर्मल वेट है किसके लिए? ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, 18.5 टू 22.99, ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए है। ओवरवेट कब होगा? अब ओवरवेट जो होगा यहाँ से शुरू होगा 25 से 29.99, और इंडियन पॉपुलेशन में 23 टू 24.99 नैरो कर दिया गया इसका जो क्राइटेरिया इंडियन पॉपुलेशन के लिए। और ओबेसिटी जो होगी मोर देन 30 या इक्वल टू 30, ये ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए, और इंडियन पॉपुलेशन के लिए मोर देन आर इक्वल टू 25। यहाँ से जो है वो ओबेसिटी जो शुरू हो जाती है। अब ग्लोबली पूरी दुनिया में ओबेसिटी को जो और फर्दर क्लासीफाई किया गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके से उनको जो क्लासीफाई किया गया था। अब ये जो पहला क्लास, ये ग्लोबली क्लासिफाई किया गया सिर्फ और सिर्फ किसको? ओबेसिटी को। हाँ, प्री ओबीज। पहला जो है प्री ओबीज, कब हम कह रहे थे? जो ये कंडीशन ओवरवेट की है, यही जो हो जाएगा ये प्री ओबीज हो, जो ओवरवेट होते हैं यही प्री ओबीज हो जाएंगे। 25 टू 29.99, ये जो है ये प्री ओबीज की कैटेगरी में आता है। अब ओबेसिटी ग्रेड 1 30 टू 34.99, ये क्या है? ये ग्रेड 1 ओबेसिटी है। और ग्रेड 2 में जस्ट इसी का और 5 ऐड कर दीजिए, 35 टू 39.99। और ओबेसिटी जो ग्रेड 3 है, ये मोर देन आर इक्वल टू 40। अगर बीएमआई 40 से ज़्यादा है तो वो ग्रेड 3 की ओबेसिटी है, 30 टू 34.9 है तो वो ओबेसिटी ग्रेड 1 है, और 35 टू 39.9 है तो ओबेसिटी ग्रेड 2 है। प्री ओबीज जो है, ओवरवेट जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में जो बीएमआई का क्राइटेरिया है 25.29.9, यही ग्लोबली जो है इनको हम प्री ओबीज भी कहते हैं, ओवरवेट को ही प्री ओबीज भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तो एक बॉडी मास इंडेक्स था, इसके अलावा तीन चार नाम और हैं जो ओबेसिटी के लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार, जो इंडेक्सेस अलग अलग दिए इनसे भी ओबेसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइक एक है पॉन्ड्रल इंडेक्स। क्या है पॉन्ड्रल इंडेक्स? अब इन्होंने भी एक फार्मूला दे दिया था ओबेसिटी को निकालने के लिए। इसमें जो है इन्होंने कहा दिया हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट, क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट, ये पॉन्ड्रल इंडेक्स था। इसमें आप फार्मूला मत याद रखिए, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा कि पॉन्ड्रल इंडेक्स भी किससे रिलेटेड है? ओबेसिटी से। ओबेसिटी का एक असेसमेंट करने के लिए क्राइटेरिया ये भी है पॉन्ड्रल इंडेक्स। दूसरा जो है वो ब्रोकाज इंडेक्स, ब्रोकाज इंडेक्स। अब ब्रोकाज इंडेक्स ने क्या दिया? ब्रोकाज इंडेक्स ने जो फार्मूला दिया था ना, वो ये आइडियल वेट से रिलेटेड इन्होंने दिया था कि एक पर्सन का आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो इन्होंने हाइट को, जो हाइट सेंटीमीटर में थी, उसको माइनस करा दिया किससे? 100 से। अब आप अपना आइडियल वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं किससे? ब्रोका इंडेक्स से। ये आइडियल वेट की कंडीशन इन्होंने दी कि आइडियल वेट कितना होना चाहिए? हाइट माइनस 100।
उसके बाद आया लॉरेंस फार्मूला। ये जो लॉरेंस फार्मूला था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनका फार्मूला है। इनका जो फार्मूला था, हाइट सेंटीमीटर में होगी, माइनस करिए आप किससे, 100 से। इसके बाद फिर हमको माइनस करना है हाइट माइनस 150, 150 अपॉन 2। अब अगर आपने डिवाइड कर रहे हैं 2 से अगर आप डिवाइड करें तो ये क्राइटेरिया जो होगा ये किसके लिए होगा, फॉर वोमेन। वोमेन के लिए 2 से डिवाइड करवा दिया इन्होंने। और अगर मेन है तो उनके लिए आपको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये तो फार्मूला मत याद रखिएगा, नाम याद होना चाहिए। एक लास्ट में आता है कार्पुलेंस इंडेक्स। कार्पुलेंस इंडेक्स में जो फार्मूला इन्होंने दिया था वो ये दिया था, एक्चुअल वेट अपॉन डिजायरेबल वेट। एक्चुअल वेट अपॉन डिजायरेबल वेट। अब इन्होंने कहा कि एक नॉर्मल पर्सन का जो कार्पुलेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल कैटेगरी कितनी होनी चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1.2 अकॉर्डिंग टू कार्पुलेंस इंडेक्स। जब हम रेशियो निकालेंगे एक्चुअल वेट और डिजायरेबल वेट का, अगर वो 1.2 से कम आ रहा है तो वो नॉर्मल पर्सन है, ओबीज नहीं है। ये इतने सारे इंडाइसेस थे जो ओबेसिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। ओबेसिटी को यहाँ से निकाला जा सकता था, लेकिन जो बीएमआई है, क्विटलेट इंडेक्स है, यही मोस्ट कॉमनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यही है और सबसे ज्यादा यूज में भी यही होता है। और इसी के अकॉर्डिंग लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है। तो बाकी ये जो नाम है, पॉन्ड्रल इंडेक्स है, ब्रोका इंडेक्स है, लॉरेंस फार्मूला है, कार्पुलेंस इंडेक्स है, इनके सिर्फ आप नाम याद रखिएगा। ये भी हाँ किससे रिलेटेड है, ओबेसिटी से ही रिलेटेड इंडाइसेस ये भी हैं। अब आइए इसके बाद जो है ओबेसिटी को ना मेजर करने के लिए एक चीज और यूज होती है, स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस ये आसान है, नॉन इन्वेजिव मेथड है फैट असेसमेंट करने के लिए। किसके लिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ फैट। इसमें जो यूज होता है हरपेंडन स्किन कैलिपर्स, ये अच्छे हैं स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा एक चीज और यूज होती थी, शाकिर्स टेप। ये भी स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिससे हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये माना जाता है कि अच्छा जो है वो हरपेंडन स्किन कैलिपर्स है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, पुअर रिपीटेबिलिटी, आप बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसका ये मेजर ड्रॉबैक था। अब जो किन किन साइड्स पे स्किन फोल्ड थिकनेस को हम मेजर करते हैं, किन किन साइड्स पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है, जो चार साइड्स होती हैं, चार साइड होती हैं। सबसे कॉमन साइड जो होती है वो कौन सी होती है, मिड ट्राइसेप्स। मिड ट्राइसेप्स जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट है जहां पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है। इसके अलावा बाइसेप्स, बाइसेप्स को भी हमने ले लिया। सब स्कैपुलर रीजन, सब स्कैपुलर रीजन एंड सुप्राइलियक रीजन, ये जो चार रीजन है यहाँ से स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है। मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर रीजन एंड सुप्राइलियक रीजन, चार रीजन है जहाँ पे स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर किया जाता है। अब ये कि इन चारों की स्किन फोल्ड थिकनेस जितनी भी आए, जो भी आ रहा है ना, में ली जाती है। किस में ली जाती है, मिलीमीटर में। तो अगर आप चारों को जोड़ दीजिए, चारों को जोड़ना है, और जो सम आ रहा है अगर वो मोर देन 50 आ रहा है, किसमें, गर्ल्स में, मोर देन 50 इन गर्ल्स, तो ये किसको डिनोट करेगा, ओबेसिटी को, ओबेसिटी को ये बताता है। और बॉयज में ये जो क्राइटेरिया है, मोर देन 40 अगर मोर देन 40 है, चारों का जोड़, चारों को आपने जोड़ दिया, मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर रीजन और सुप्राइलियक रीजन, इन चारों को जब हम ऐड कर देते हैं तो इनका जो सम आता है में आएगा, मिलीमीटर में। मोर देन 50 मिलीमीटर है गर्ल्स के लिए तो ओबेसिटी है, बॉयज में अगर 40 से ज्यादा है तो वो ओबेसिटी डिनोट करेगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से, इन चारों साइड्स में से सिंगल बेस्ट साइड कौन सी है स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए। ये जो चारों साइड्स हैं इनमें सिंगल बेस्ट साइड कौन सी है, यार कोई तो बोलो। सबसे बेस्ट साइड जो है वो मिड ट्राइसेप्स है। यहाँ पे जो सिंगल बेस्ट मेजरमेंट साइट है स्किन फोल्ड थिकनेस की वो कौन सी है, ट्राइसेप्स है। यही जो मिड ट्राइसेप्स वाला एरिया है ये सबसे बेस्ट साइट हो जाती है स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए। अब अगर सिर्फ ट्राइसेप्स की आप स्किन फोल्ड थिकनेस लेंगे, सिर्फ ट्राइसेप्स की, तो मोर द अगर 18 या उससे ज़्यादा है, 18
या उससे ज़्यादा है बॉयज़ में तो इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। स्किन फोल्ड थिकनेस हम देख रहे हैं कहाँ पे अब, सिर्फ और सिर्फ मिड ट्राइसेप्स पे। और अगर ये 18 या उससे ज़्यादा की है बॉयज़ में तो ये ओबेसिटी को डिनोट करेगी। और गर्ल्स में 32 या उससे ज़्यादा, अगर 32 या उससे ज़्यादा हो रही है गर्ल्स में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ की स्किन फोल्ड थिकनेस हम चेक कर रहे हैं मिड ट्राइसेप्स की, वो अगर मोर देन 32 है गर्ल्स में तो इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। किसको बताती है? ओबेसिटी को ये बताती है। ठीक है, ये क्लियर है ना? जी सर। कुछ नहीं, बस इसमें ये स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए ये कैलिपर्स का नाम याद रख लिया, हरपेंडन स्किन कैलिपर्स। चलो शाकिट स्टेप भी कहीं कहीं यूज होता है। ठीक। अब जो इसका मेजरमेंट है 4 साइड पे करते हैं, चारों साइड का अगर आप जोड़ दें, ऐड कर दें, मोर देन 50 है गर्ल्स में तो वो ओबिसिटी है, मोर देन 40 बॉयज में तो ओबिसिटी है। सिंगल लाइन है। और सिंगल बेस्ट साइड कौन सी स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए? मिड ट्राइसेप्स है। उसकी वैल्यू अगर 18 या उससे ज्यादा है बॉयज में तो वो ओबिसिटी को इंडिकेट करता है। 32 या उससे ज्यादा है तो गर्ल्स में तो वो ओबेसिटी को इंडिकेट करता है। सेकंड चीज आती है वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो, ये अच्छा प्रिडिक्टर माना जाता है फॉर द रिस्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क असेसमेंट के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस और वेस्ट हिप रेशियो ये एक अच्छा प्रिडिक्टर माना जाता है। अगर हाई वेस्ट टू हिप रेशियो है तो दैट मीन्स कि एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आ रहा है ये भी देख लीजिए। अगर वेस्ट टू हिप रेशियो मोर देन 1 है मेन में तो इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। और वहीं वोमेन में, फीमेल्स में मोर देन 0.85 है वेस्ट टू हिप रेशियो, ये वेस्ट टू हिप रेशियो अगर ये मोर देन 0.85 है वोमेन में इट इंडिकेट्स ओबेसिटी, ओबेसिटी को ये बताता है। और वेस्ट सरकमफ्रेंस जो कट ऑफ होना चाहिए वेस्ट सरकमफ्रेंस का, वेस्ट सरकमफ्रेंस का कट ऑफ कितना होना चाहिए? वेस्ट सरकमफ्रेंस मेल्स में जो कट ऑफ है, मेल्स में जो कट ऑफ है वो 90 सेंटीमीटर का है। इंडियन मेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंडियन मेल्स का जो कट ऑफ है वेस्ट सरकमफ्रेंस का वो कितना होना चाहिए? 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इंडियन फीमेल्स, इनका वेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो इट डिनोट्स ओबेसिटी, ये ओबेसिटी को इंडिकेट करता है। ये तो इंडियन पॉपुलेशन के लिए था। ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए वेस्ट सरकमफ्रेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। मेल्स के लिए जो है ये 102 सेंटीमीटर तक है, कट ऑफ है ग्लोबली। और फीमेल्स के लिए 88 सेंटीमीटर, ये ग्लोबल क्राइटेरिया है, कट ऑफ है वेस्ट सरकमफ्रेंस का। लेकिन इंडियन का जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इंडियन मेल्स का 90 सेंटीमीटर है और फीमेल्स का 80 सेंटीमीटर है। वहीं पे इंडियन जो वेस्ट टू हिप रेशियो मोर देन 1 है मेन में तो इट इंडिकेट्स ओबिसिटी। और 0.85 से ज्यादा है वोमेन में तो ओबिसिटी को ये भी बताता है। ये चीज हो गई। अब एक और चीज आती है वेस्ट टू हाइट रेशियो। इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए, लेकिन वेस्ट टू हाइट रेशियो, वेस्ट टू हाइट रेशियो डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर किया कि इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क। क्यों? क्योंकि ये एज एंड सेक्स इंडिपेंडेंट है। जो हाइट यहाँ पे ले रहे हैं और वेस्ट हम ले रहे हैं वो एज और सेक्स इंडिपेंडेंट, यानी मेल और फीमेल का इसमें कहीं पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ना ही एज से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया है, बस कोई पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उसकी वेस्ट और हाइट रेशियो ले लीजिए, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ओबीज है या नॉन ओबीज है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या कहा? इसको कहा कि जो वेस्ट और हिप रेशियो, वेस्ट टू हाइट रेशियो है, ये बेस्ट इंडिकेटर है किसके लिए? कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए। अब इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। 0.5 से अगर ज्यादा है वेस्ट टू हाइट रेशियो, अगर मोर देन 0.5 है तो इट इंडिकेट्स ओबेसिटी। ठीक, ये किसको डिनोट करता है? ओबेसिटी को। अगर 0.5 से ज्यादा आ रहा है वेस्ट टू हाइट रेशियो। नेक्स्ट अदर इंडिकेटर्स में टोटल बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी पोटेशियम है, बॉडी डेंसिटी है, मत याद रखिएगा। फिर आइए वेस्ट हाइट रेशियो, जो न्यू इंडिकेटर्स है, ये डब्ल्यूएचओ ने इसको, यही जो अभी हमने पढ़ा वेस्ट टू हाइट रेशियो, ये अभी नया इंडिकेटर डब्ल्यूएचओ ने इसको इंक्लूड किया है फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सबसे बेस्ट इंडिकेटर ये माना जाता है कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट में। वेस्ट टू हाइट रेशियो जो है ये बेस्ट इंडिकेटर, क्यों? एज और सेक्स इंडिपेंडेंट है।
कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज, अगर वेस्ट टू हाइट रेशियो मोर देन 0.5 है तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा 0.05 से। कितना होना चाहिए अब आइडियली? 0.5 या उससे कम होना चाहिए। अब इसका जो कंट्रोल मेजर है, कैसे आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, सबको पता है ओबेसिटी से कैसे बचना है। एक तो डाइटरी चेंज, सबसे पहले क्या करना है, हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। अभी हमने प्रूडेंट डाइट का पूरा गोल पढ़ रखा है। साल्ट इंटेक 5 ग्राम से कम होना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, एनर्जी डेंस फूड है, उनका प्रोपोर्शन कम